अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंधु सागर के 11वें प्रोग्राम में आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हों। दोस्तों, हमने हाल ही में सिंधु सागर की इस महफिल को सजाया है। उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। नहीं आता तब भी अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, मेरे डायरेक्ट अकाउंट पर आकर बताइए, या सिंधु सागर के पेज पर हमें आगाह कीजिए कि हम प्रोग्राम किस तरह से कर रहे हैं और इसको किस तरीके से बेहतर से और बेहतरीन बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज की महफिल में हमारे साथ पाकिस्तानी वोकला बिरादरी के एक बड़ा नाम शामिल हैं। कानूनदान हैं, मेहनत कश हैं, हर वक्त सरगर्म रहने वाले, हाई कोर्ट से वाबस्ता एडवोकेट, समाजी कारकुन, मेंबर सिंध लीगल कमेटी, सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस के मेंबर काजिम हुसैन महसर साहब हमारे साथ हैं। उन्हें आज की इस महफिल में खुशामदीद कहते हैं। सर भली कराया, वेरी वेलकम। थैंक यू शफीक साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे वकला के बड़े मशहूर वकला में शामिल किया। लेकिन मैं एक मामूली सा आम हूँ, वकला वकील हूँ और समझे कि कानून का तालिबे इल्म हूँ। बहुत जी सर, शुक्रिया, अल्लाह ताला। आपने अपना वक्त दिया, बुलाया अपने प्रोग्राम में। सर, आपने वक्त दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं लगातार आपसे राब्ते में हूँ। मुझे अंदाज़ा हो रहा था काफ़ी मुश्किल है आपका वक्त निकालना, लेकिन आपने नज़र करम फरमाई और सिंधु सागर के लिए वक्त निकाला, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू शफीक साहब, थैंक यू। दोस्तों, आप कोई सवाल करना चाहें आज के महफिल में हमारे साथ, जो साहिब गेस्ट मौजूद हैं उनसे कर सकते हैं। कोई राय देना चाहें, कोई बात कहना चाहें, कह सकते हैं। हम आपका सवाल, आपकी गुजारिश, आपकी राय सर के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी रहिए और चलते हैं पहले सवाल की तरफ। सर, आपकी जाए पैदाइश किस इलाके की है और अब आप कहाँ रहते हैं? सर, अपने बारे में कुछ बताइए देखने वालों को। शफीक साहब, वैसे तो पूरा मुल्क अपना ही है, पाकिस्तान सिंध पूरा अपना ही है, लेकिन स्पेसिफिक जो मेरी पैदाइश हुई थी वो हमारा गोट है रफीक महसर, तहसील किंगरी है, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीर से है, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। माशाल्लाह। सर, इस वक्त रिहाइश कहाँ पर है आप? करंटली जो है मैं अभी सेटल डाउन हूँ यहाँ पे कराची में। प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे बाकी इन आउट तो होते रहते हैं गाँव में, कराची में। सर, कैसा लग रहा है कराची में? देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पूरा पाकिस्तान अपना है, लेकिन कुछ हमारे शहर ऐसे हैं जो हमारे लिए अनजान बन गए हैं, उनको ओन करने की ज़रूरत है। हम डिसओन करके और गांव में बैठे हुए हैं, ना तरक्की कर रहे हैं वहाँ पे, ना आगे बढ़ रहे हैं, ना तालीम हासिल कर रहे हैं, किसी भी मैदान में आगे जा नहीं पा रहे। तो ये जैसे हमारा कैपिटल भी है सिंध का, तो ये इंटरनेशनल सिटी भी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है, तालीमी इदारे भी बहुत ज़्यादा है, रोजगार के मौके भी बहुत ज्यादा हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबको यहाँ आके अपॉर्चुनिटीज अवेल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। गांव में बैठ के, वो गांव कोई बुरे नहीं होते, लेकिन वहाँ पे बैठ के वो फैसिलिटी नहीं हम मिल सकती, ना अवेल कर सकते हैं जो यहाँ पे हम कराची में अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एहसान बरी चन्ना साहब, एप्रिशिएट मर साहब, सर खुश आमदीद। आप कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें, पूछ सकते हैं सर। सर, आपने लॉ किया है, एलएलबी किया है आपने, आपके पास कानून की डिग्री है सर। क्या इसके अलावा भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं सर? इस वक्त जारी है तालीम? जी शफीक साहब, तालीम तो ऐसी चीज है जिसको जब तक बंदा जिंदा रहे जारी जारी रखे। तालीम के बगैर तो हमारा वजूद ही बेमाना है। तो मैंने एलएलबी किया है एसएम लॉ कॉलेज से, और मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से। बीकॉम भी मैंने वहां से किया है शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अभी मैं एलएलएम कर रहा हूँ, मैं जुल्फकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज से, कराची से। तो उसमें मेरी ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी है डिग्री मेरी, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट सारे पास हैं। अभी थीसिस सबमिट कराना है, लेकिन वो मेरी नाअहली की वजह से थोड़ा टाइम लग गया है, मैं थीसिस सबमिट नहीं करा पा रहा।
अच्छा सर, हमें तो नहीं लग रहा सर कि आप जैसा शख्स नाइल हो सकता है। असल में प्रैक्टिकल और कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिकल में आने के बाद टाइम नहीं होता। वकील इतने बिजी आपको मिलेंगे जो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में होते हैं ना, प्रोफेशनल, वो इतने बिजी जी होते सर। हैं कि घर को भी टाइम नहीं दे पाते। आपको पता होगा ये तो वजह यही है। सर ये ऑथर हैं, इन्होंने अभी अभी किताब लिखी है, रज़िया शेख साहबा, उन्होंने सवाल किया है, हमारे पास केस भी आ चुकी हैं। उनका सवाल है, क्या आजकल के वकला अपने पेशे से मुखलिस हैं? जी मैडम देखे, मुखलिस तो हर कोई अपने पेशे से है, वकील भी अपने, वकला भी सारे अपने पेशे से मुखलिस हैं। जो प्रोफेशनल वकला है ना, वो मुखलिस ही है अपने पेशे से। बाकी हर जगह आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, हर फील्ड मिलेंगे। जो भी फील्ड, तालीम, कोई दूसरा कोई महकमा उठा के देखेंगे, हर जगह अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। प्रोफेशनल वकील आपको कहीं पे भी हो, वो आपको बिल्कुल प्रोफेशनली सिंसियर ही मिलेगा, अपने क्लाइंट के साथ ही मुखलिस ही होते हैं। लेकिन इट्स अप टू क्लाइंट। क्लाइंट भी खुद जो है ना, वकला पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करते कि वो चेंज करते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो ये तादाद जो होगी भी तो वो कम ही होगी जो मुखलिस नहीं होंगे अपने प्रोफेशन से। बाकी अदरवाइज जो है, मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आर वेरी सिंसियर विद देयर प्रोफेशन। तो उम्मीद है रज़िया शेख साहब आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। खुश आमदीद, आप हमारे शो में शिरकत के लिए आई हैं। ये सर दोबारा उन्होंने कहा है कि फेस देखकर लोग हाँ भाग हाँ जाते हैं। मैडम देखे, आप बाउंडिंग नहीं है कि आपकी फीस जो है, अगर कोई आपको 5,000 वाला भी वकील मिल जाएगा, तो वहां पे ही आपको 1 लाख वाला भी मिल जाएगा, 5 लाख वाला भी मिल जाएगा, 1 करोड़ वाला भी मिल जाएगा। तो वो तो सर्विस में जिसकी एक्सपर्टीज ज्यादा होंगी, डेफिनेटली वो आपसे फीस ज्यादा लेगा वकील की। तो आप, और जरूरी नहीं है कि आप वकील ही एंगेज करें। मैं पहले ये थोड़ा क्लियर कर दूं शफीक साहब, अगर इजाजत दें तो, कि आप, जी जरूरी सर, जी नहीं है सर। कि आप वकील ही एंगेज करें। वकील एंगेज इसलिए करते हैं कि उसके पास एक्सपर्टीज होते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद भी अपना केस प्रोसीड कर सकते हैं, इन पर्सन जा सकते हैं आप अपना केस के क्रिमिनल हो, सिविल हो, जो फैमिली हो, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हो, जो भी जिस किस्म का भी कोई भी केस हो, आप खुद भी प्रोसीड कर सकते हैं अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो आप। तो इससे जबरदस्त सर। बाकी ये है कि फीस पे मैं रजिया, मैडम रजिया से एग्रीड हूँ कि कम वाले भी हैं, लोअर वाले, लो फीस वाले भी हैं। तो ये भी जरूर नहीं है कि ज्यादा फीस वाले ही काबिल हैं और कम फीस वाले नहीं है। नहीं नहीं, कम फीस वाले भी आपको वो काबिल वकला वहां पे भी मिल जाएंगे। इमरान बलोच साहब, शमन अलीम साहब, असलम रानी बलोच साहब, खुश आमदीद। आप कुछ पूछना चाहें पूछें, मैडम को बिल्कुल बहुत अच्छा सा जवाब मिल गया होगा। सर, आज के प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात कही आपने, इंसान खुद भी अपना केस लड़ सकता है अगर वो पढ़ा लिखा काबिल है। वकला की जरूरत बिल्कुल। नहीं, किसी वकील की जरूरत नहीं। हाँ, सर वकील की चलिए। जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद भी जो है कानून पढ़ के खुद ही बिस्मिल्लाह कर लें, खुद अपना केसेस प्रोसीड कर सकते हैं। ये बाइंडिंग भी नहीं है कोई लीगली के वकील ही करना है आपको, आप खुद भी चला सकते हैं अपने केसेस। लेकिन बात वही आती सर, है कि वकील टेक्निकलिटीज और लॉ ज्यादा जानता है आम आदमी से। इस वजह से लोग ज्यादातर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं। सर सर आपके स्कूल के दिन किस तरह गुजरे सर? कुछ शेयर करना चाहेंगे? यादें सर बचपन की ताज़ा करना चाहेंगे? हाँ शफीक साहब, स्कूल के दिन तो ऐसे होते हैं कि तब तो खराब लगते थे। अब वही लगता है कि वाह, उस वक्त बादशाही होती थी, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई बोझ, कुछ भी नहीं होता था। बादशाहों की तरह जो करना था करते थे, जो सोचना था सोचते थे। अब तो सोचते हैं, वो भी सोच समझ कर सोचते हैं। सर इमरान बलोच साहब कह रहे हैं कि आप तो सिंधी वकीलों की यकजहती दीज बहरिया स्कूल डेज वर के द वाक़े के दौरान। गोल्डन जी सर, डेज। जी सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो मैं यही करता कि स्कूल वाले दिन, मैं नहीं समझता कि किसी से भी कोई भी भूल पाता होगा। स्कूल वाले दिन इतने गोल्डन डेज होते हैं कि nobody can forget the days which have been passed in the schools, school life।
بالکل سر. سر عمران بلوچ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سندھی کیا وکیلوں کی عمران صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سندھی وکیلوں کی یکجہتی بحریہ کے واقعے کے دوران ملی, کیا یہ مستقبل میں رہے گی؟ سر یہ میرا سوال بھی ہے لکھا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یونٹی شفیق جو ابھی صاحب آپ لوگوں نے آپ کی دکھائی ہے, کیا آواز یہ کٹ رہے رہی گی؟ ہے. جی سر, وہ یکجہتی یونٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہاں آپ وکلا برادری میں انشاءاللہ جو تعالیٰ یکجہتی, انشاءاللہ بالکل سر. میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل رہے گی, کیونکہ پہلے جو عمران صاحب میرے دوست بھی ہیں, عمران صاحب اور میں ہی بحریہ کے خلاف بولیں یا وہاں کے انڈیجنس جو عام لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے عمران بلوچ صاحب اور میں ہی کام کرتا تھا, اور ایک میرے سر سر عقیدہ لگتا ہے اشفاق آپ, ہے. ہم 3 لوگ جی کام سر, کرتے تھے, تو ہم اسی امید پہ کرتے تھے. اس دن 6 جون میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف سے سندھ کے لوگوں نے پرامن پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا, تو انفارچونیٹلی ایک انسیڈنٹ ہو گیا وہاں پہ, تو اس کی وجہ سے جو وکلا کا ایسی کا ممبر ہوں, تو وہ بنی ایک پوائنٹ پہ بنے ہوتے ہیں, ہر کسی کی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن بھی ہوتی ہے. تو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بنا تھا کہ سندھ کاسٹ کے لیے ہم مل کے کام کریں گے, اپارٹ فرام پولیٹیکل ایفیلیشن, اپارٹ فرام اینی ادر. سر لگتا ہے نیٹ کا ایشو ہے آپ کی طرف, آپ کی تصویر رک گئی ہے اور آواز بھی نہیں آ رہی. دوستوں آن لائن پروگرام میں لائیو آرگنائزیشن, تو سب سے ہٹ کے جو ہم نے اتحاد وہ بنا تھا. شفیق صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سر, جی سر, ہلو اب دوبارہ آئیے سر. جی سر, جی سر, جی سر, آپ کنٹینیو کیجیے. ہلو. جی سر کنٹینیو کیجیے سر آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بنا تھا کہ سندھ کے حقوق کا تحفظ کریں گے سارے وکیل, اور وداؤٹ چارجنگ اینی سنگل پینی, کسی سے 1 روپیہ نہیں لینا. اگر کبھی خدا نخواستہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ایکسپینسز آتے ہیں کورٹس میں, تو وہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر آپس میں وکلا ہی کریں گے. اور کسی کے ابھی جیسے بحریہ ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا, تو اس میں 156 لوگ اندر ہیں, اور باقی لوگ جو ہے تقریباً 50,000 ان نون لوگوں کے اوپر FIR درج ہوئی ہیں. اس ان نون میں خود اس کا وکٹم ہوں, میں بھی اس میں آتا ہوں, کیونکہ میں بھی بحریہ ٹاؤن کے پروٹیسٹ میں گیا تھا. تو ہم تو پرامن تھے, ہم نہ اینٹی اسٹیٹ ہیں, نہ لینڈ گریبر ہیں, نہ ڈکیت ہیں. پرامن پروٹیسٹ کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. آرٹیکل 15 قانون کا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم فریڈم آف اسپیچ, اور 19A فریڈم آف موومنٹ کا اجازت دیتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں گئے تھے, ہم اون کرتے ہیں, ہم گئے تھے. ہمارے ایک وجود کی جنگ تھی, اس میں ہم گئے تھے, اور دوبارہ بھی جائیں گے پروٹیسٹ کرنے. پرامن پروٹیسٹ کرنا ہمارا قانونی آئینی حق ہے. اور یہ لیگل ایڈ کمیٹی انشاءاللہ تعالی جتنے بھی لوگ اندر ہیں ان کو فری آف کاسٹ سروسز پرووائڈ کریں گے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ 100 وکلا برادری جاتی ہے کورٹوں میں, ہائی کورٹ میں, ATC کورٹ میں. کبھی کبھی اگر ایک ساتھ لگ جاتے ہیں کیسز, تو ہم ٹیم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. جیسے آج 2 پٹیشنیں ہماری لگی ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں. ایک جو ہم نے لگائی ہے سندھ لیگل ایڈ کمیٹی نے, عبدالخالق جونیجو صاحب اس میں پٹیشنر ہیں, اور گل حسن کلمتی صاحب ان کی لگائی ہے کہ ایک واقعے کی 1 سے زیادہ FIR نہیں ہو سکتی. اس میں انسیڈنٹ بدلے 10 ہوئے ہوں, 20, 30, 40, 50, سو آن, اٹ ڈز ناٹ میٹر. قانون یہ کہتا ہے کہ ایک واقعے کی 1 ہی FIR ہونی چاہیے. وہ پٹیشن لگی تھی, اور ایک ہمارے دوست ہیں ساتھی, تو تقریباً 100-150 وکلا صاحب وہاں پہ ہائی کورٹ میں موجود تھے. اس کے بعد دوبارہ آج ہم کہتے ہیں عبدالخالق جونیجو صاحب کے اوپر جو ہے 20 FIR رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. حالانکہ ہی از آلسو thoroughly gentleman and an aged person. He has written so many books.
تو ان کا بہت بڑا سماج میں کنٹریبیوشن ہے، تو ان کی کرانے گئے تھے، تو پھر ٹیم ڈیوائڈ کر لی تھی، آدھے لوگ ہائی کورٹ میں تھے، آدھے لوگ MATC چلے گئے تھے ان کی بیل کرانے کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ باقی یہ دیکھیں لوگ آنا جانا چلتا رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں سندھ لیگل ایڈ کمیٹی میں تو سمجھتا ہوں سارے ایسے ہی ہیں کہ مستقل مزاجی سے چلیں گے. اور آپ کے چینل کے ذریعے میں یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جن کے لوگ اندر ہیں، گرفتار ہیں، 6 جون والے واقعے میں گرفتار ہیں، تو کسی کو ایک ٹکا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک لیگل پروسیجر ہے، وہ اڈاپٹ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے لوگ باعزت بری ہو جائیں گے، فری آف کاسٹ. کسی کو پیسے دینے کی ضرورت پیسے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور فری آف کاسٹ باہر آ جائیں گے آپ سب کے لوگ. اور جو ہے باقی تھوڑا اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ ایک پروسیجر ہے، پروسیجر کو فالو کرنا پڑے گا. سب پہ جو ہے دہشت گردی کے مقدمے دائر ہو چکے ہیں، 30 FIR ہیں، اس میں سب میں جو ہے دہشت گردی کا اور ملک دشمنی کے سیکشن شامل ہیں. تو تھوڑا ٹائم لگے گا، صبر کریں، باقی کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سندھ لیگل ایڈ کمیٹی آپ کے لوگوں کو باعزت بری کرائے گی عدالت سے. سر بالکل ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگ بالکل محنت کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں سر، گروپ بنا ہوئے ہیں باقاعدہ، بالکل سب چیزیں دکھتی ہیں ہاں سر، ہاں سوشل میڈیا بالکل. کے تھرو اور ساری یہ بھی چیزیں دکھتی ہیں. کوئی اپنے دماغ میں نہ لائے کہ ہم اگر پیسے نہیں لیں گے تو کیس اس طرح سے نہیں چلائیں گے. کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کا فرض ہے، ہمارے دھرتی کا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کو بھی سرو کریں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پیسوں کے لیے وکالت کرتے ہیں. تو یہ کسی کے اوپر احسان بھی نہیں ہے، ہم سب لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ اپنا فرض ادا کریں. سماج کا بھی ہے، لوگوں کا بھی ہے، اپنے زمین کا بھی ہے. تو ہم فرض ادا کر رہے ہیں، کسی پہ کوئی احسان نہیں، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے گا لیگلی ہم کرتے رہیں گے. زبردست سر. سر دو تین سوال آ چکے ہیں، سوال 2-3 ساتھ میں کر دیتا ہوں، آپ ہی کی مرتبہ میں جواب دے دیجیے گا. لوگ ڈرتے ہیں عدالت جانے سے، جی یہ سوال جی ہے. جی جی. دوسرا سوال ہے، کبھی کسی کھلاڑی نے ڈرایا دھمکایا ہے مخالف سے مجھ سے. اور ایک سوال ہے سر، احسان باری چنا جی کا کاظم محسود صاحب نے لیگل ایڈ کمیٹی بنائی ہے، کیا وہ آئندہ بھی کام کرے گی؟ اچھا یہ ہو گیا کوشچن. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنا کیس کورٹ میں وکیل کے بغیر چلا سکتے ہیں؟ یہ بھی ہو گیا. یہ ہاں سوال ہو بالکل، گئے سر. وہ بھی ہو گیا. جی آپ نے جواب دے بالکل. دیے ہیں بالکل. یہ احسان باری صاحب آپ کو جواب مل چکے ہوں گے. اچھا سر، کھلاڑی نے ڈرایا دھمکایا آپ کو؟ ایک تو یہ تھا کہ اور باقی دو کوشچن جی سر، دیکھیں دوسرا یہ لوگ ایک کیوں عام ڈرتے ہیں سی عدالت بات ہو جانے سے؟ دھمکانے لالچ دینے کی بھی، مطلب خریدنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایک پروسیجر ہے، جیسے سول کورٹ میں جائیں گے آپ تو اس کا پروسیجر ہے. پروسیجر لمبا ہوتا ہے، لوگ اس لیے ڈر جاتے ہیں. پھر لوگ سمجھتے ہیں شاید عدالت کیس نہیں چلا رہی، وکلا نہیں چلا رہے. کہ پروسیجر تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے آپ سول کورٹ میں جائیں گے، کیس داخل کریں گے، تو ایک نوٹس سمن ایشو ہوتا ہے. سمن پہ اگر آپ نہیں آئے تو وہ سمن ریپیٹ ہوتا ہے اس کے تھرو، بیلف کے تھرو، کورٹ کا بیلف ہوتا ہے، اس کے تھرو سمن آپ کے گھر پہ جو ہے پیسٹ کر کے جائیں گے. اس کے بعد بھی آپ نہیں آتے تو پھر جو ہے پبلیکیشن ہوتی ہے، اخبار میں آتا ہے. تو ایک TCS ہوتا ہے، AD ہوتا ہے. یہ پروسیجر ہے. پروسیجر مطلب تھوڑا لیندی ہے. پروسیجر بنا ہوا ہے بفور پارٹیشن، انگریز کا بنا ہوا ہے. تو اس میں امینڈمنٹ کی سخت ضرورت ہے کہ پروسیجر اسپیڈی ہو. اس میں بہت شدید ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. اور وہ کام ہے پارلیامنٹ کا. پارلیامنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ان چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں لیٹیگیشن میں. پروسیجر جو ہے اس کو جو ہے امینڈمنٹ کر کے، جو پرانے قانون بنے ہوئے ان میں امینڈ کر کے نئی چیزیں ڈالیں. جیسے آپ دیکھیں، یہ تو پروسیجر تھا پرانے ٹائم میں، موبائل نہیں تھے، فیکس مشین نہیں تھے جب یہ پروسیجر CPC بنا، سول پروسیجر کوڈ بنا تھا. اب تو دیکھیں اگر نوٹس بھیجنا ہے تو آپ کے واٹس ایپ کا نمبر ہے، رجسٹرڈ نمبر ہے، اس پہ میں اگر نوٹس کورٹ کا نوٹس بھیج دیں تو اس پہ نظر آ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے میسج. تو نوٹس کا یا سمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹیمیٹ ہو جائے ایک دفعہ.
تو یہ پروسیجر جو ہے چینج کریں, پارلیمنٹ ہماری کرے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں پارلیمنٹیرین کو کہ قانون میں امینڈ کریں, کرمنل میں CRPC میں بھی کریں اور CPC میں بھی کریں. لوگوں کو سستا اور جو ہے انصاف میں جلدی انصاف مہیا ہونا چاہیے, اس لیے پروسیجر کو چینج کرنا پڑے گا. انگریز والا جو انگریزوں میں خود پتہ نہیں کہاں سے کب سے کہاں چلے گئے, ہمارے ہاں وہی پروسیجر چل رہا ہے جو انگریز دیکھے گئے ہیں. تھوڑی بہت 19-20 کی جو سر آواز آ رہی ہے اب تک؟ آپ کی آواز رک گئی, تصویر بھی رک گئی. دوستوں شاید نیٹ کا مسئلہ چینج ہے ہوئی ہے, سر کی ادروائز طرف. اٹ از سیم. جی سر, جی سر. سر آواز آپ کی رک گئی تھی, تصویر بھی رک گئی تھی, ہلو بلکہ اب تو رک ہی گئی. ہلو, جی شفیق صاحب آ رہے, جی آ رہے. جی جی سر, بالکل سر, میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا سر, تھوڑا بہت میں بھی لکھتا ہوں. تو جی یہ 1919 کا جو برٹش لا ہے یہ وہی چلا آ رہا ہے, صرف آگے جو CPC لکھا ہوا تھا ہند وہ ہٹ. جی سر, CPC 1908 کا ہے. جی سر شاید, بالکل. تو وہ جی صرف ہند ہٹا دیا گیا, اس کی جگہ پہ پاکستان لکھا گیا, باقی سب ہاں کچھ وہی ہے. بالکل 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 صحیح بات ہے. چلیے سر, ایک سوال آیا آپ کے لیے, آپ کے دوست نے پوچھا ہے, عمران بلوچ صاحب نے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ قانون اکثر غریب کو نظر آتا ہے, قانون کو اکثر غریب نظر آتا ہے کیونکہ امیر لوگ قانون کو نظر نہیں آتے. سر یہ سوال تو نہیں ہے میرے خیال میں, یہ شکوہ ہے, یہ شکوہ سبھی کرتے ہیں. سر آپ کی تصویر دوبارہ اٹک گئی ہے. ہلو, سر آپ آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ بولے؟ جی سر, آپ کی آواز اٹک گئی تھی, اس لیے آپ کو ڈائریکٹ کال کی گئی. سر آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, آپ کی تصویر بھی اٹک چکی ہے. سر آواز آ رہی ہے؟ ہلو شفیق جی صاحب, سر, جی سر, جی سر, آواز آ جی رہی سر, ہے؟ میں جی سر, آپ کی تصویر بھی چلی گئی تھی, آواز بھی چلی گئی تھی, اس لیے میں نے آپ کو کال ملائی دوبارہ پتا سر. نہیں انٹرنیٹ کو پسند نہیں ہے شاید. جی سر, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ ہمیں قانون کے پہلو بتا رہے ہیں, آئین کے آرٹیکل بتا رہے ہیں. سر چلتے ہیں واپس کچھ اپنے سوالات کی طرف. سر کالج یونیورسٹی کے ادوار کو یاد کرتے ہیں, جامعات کے دور کو یاد کرتے ہیں سر؟ جی شفیق صاحب, سر کالج یونیورسٹی کے ادوار کو یاد کرتے ہیں آپ, گزرے ہوئے دور کو, کالج کو, یونیورسٹی کو؟ وہ تو آپ, میں کیا, آپ کوئی بھی نہیں بھول سکتا. اسکول لائف, کالج, یونیورسٹی لائف, وہ تو ایسے دن ہوتے ہیں کہ مطلب ویسے دن آنے ہی نہیں ہے زندگی میں اس کے بعد. تو آپ کے بانڈ جو بنتے ہیں دوستی کے, وہ بھی وہاں سے بنتے ہیں, اسکول سے بنتے ہیں, یونیورسٹی سے, کالج سے.
دوستو انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے شاید سر کے پاس مسئلہ ہو رہا ہے. ہم دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کو بحال کروانے کی کوشش کرتے ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ سر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو آ رہی ہے آپ ہلو تک؟ جی سر آواز آ رہی ہے آ سر؟ رہی ہے، بولیں. سر جی آ رہی ہے آپ کا شکیل نیٹ صاحب، بولیں. بالکل اٹک گیا تھا. جی سر یہ ایک احسان باری ہمارا چنا نیٹ صاحب شکیل نے دوبارہ. جی سر چلیے سر سوال کی طرف چلتے ہیں. سر احسان باری چنا صاحب نے آرٹیکل 15 کے بارے میں پوچھا ہے. 1973 کے آئین میں آرٹیکل 15 کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل کس کے لیے ہے، کیا ہے، یہ ایکسپلین کریں اس سے. آرٹیکل 15 کے بارے میں سر ہو سکتا ہے تو یہاں سوال کی طرف چلے. فریڈم آف موومنٹ ہے. اچھا فریڈم آف موومنٹ ہے. چلیے سر آپ کہیں آج بھی جس آ جا مقام پر سکتے ہیں آپ پورے پاکستان. جی زبردست ہے سر. چلیے سوال کی طرف چلتے ہیں. سر آج آپ جو کچھ بھی ہیں، جس مقام پر ہیں، جس عہدے پر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ آپ اپنی محنت کے بلبوتے پر ہیں یا ان میں اساتذہ، آپ کے والدین کا کردار ہے؟ محمد عارف فہیم صاحب بہت شکریہ سر. جی سر بالکل نیٹ کا ہم عام مسئلہ ہو رہا انسان ہے، ہمیں یہ نظر آ رہی ہے انسان چیز. ہی ہیں. باقی یہ ہے کہ اس میں جی جو سر ہے، اس میں پرورش جو ہے میرے پیرنٹس کی ہے، والدین کی ہے، اور اسکول کے میرے استادوں کی محنت ہے اس میں شامل ہے. تھوڑا بہت حصہ میرا بھی ہوگا، ادروائز دا کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس اینڈ مائی ٹیچرس. زبردست سر. سر کچھ کہ دن انہوں پہلے نے میں مجھے نے آپ کی ڈسپلین ایک بنایا، انہوں نے تعلیم کی طرف مجھے مائل کیا. جی سر کنٹینیو کیجیے سر، آپ اپنی بات جی پوری کیجیے سر، آپ اپنی بات پوری کیجیے. میں وہی کہہ رہا جنہوں نے مجھے تعلیم کی طرف دنیا میں جینے کا ایک بہلاوا، آپ کا وجود ہی بے معنی ہے کہ تعلیم کے بغیر. تعلیم ہوگی تو آپ اپنے لیے بھی جانداروں کے لیے سوچ سکتے ہیں، اور سوچیں گے بھی، سوچتے بھی ہیں. سر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آواز آ رہی ہے سر آپ تک؟ جی آ رہی ہے، بولیں. آواز آ سر رہی ہے، کچھ بولیں. دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. جی سر کچھ دن پہلے سر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جناب لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ. آپ کا مکالمہ ہو رہا تھا، وہ ویڈیو ہاں بہت وائرل ہوئی، میں نے بھی دیکھی سر. سر اس ویڈیو کے بارے میں بتائیے، کیا بات چیت ہو رہی تھی سر، لوگوں کو بتائیے.
अच्छा कोई मतलब ये मैं प्रोटेस्ट एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा था लतीफ खोसा साहब, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान लॉयर्स फोरम, पीपल्स लॉयर फोरम पाकिस्तान के सदर हैं, साबिक गवर्नर हैं। तो वो बार काउं में आए थे, कराची बार में। तो मैंने उनके सामने एक जो है मुअज्जबाना तरीके से जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि देखें, आप अपनी लीडरशिप तक हमारा पैगाम पहुंचाएं कि हमारे 3 सीनियर वकला के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे कायम हुए हैं, आपकी हुकूमत ने करवाए हैं, मलिक रियाज के कहने पे, बहरिया टाउन के ईमा पे। और सिंध के लोगों के जो पुराने कदीमी गोठ सदियों से रह रहे हैं, आबाद हैं गडाफ में, उनके ऊपर डेमोलिश किए जा रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवामी पार्टी थी, है नहीं, मैं नहीं मानता इनको कि अभी अवामी है, अवामी पार्टी थी, इसको दोबारा अवाम से जीने का हक किसने छीनने को कहा है? और एक एक बिल्डर के लिए, बिल्डर के इमा पे काम कर रहे हैं, जबकि इनको चुना है वो सिंध के अवाम ने इनको चीफ मिनिस्टर बना है मुराद अली शाह साहब। तो वो जो है सिंध के अवाम के वोटों से बना है, मलिक रियाज का वोट भी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, एंड लतीफ खोसा साहब वाज एग्रीड। उन्होंने बोला बिल्कुल आप इफेक्टेड हैं, मैं आपकी आवाज अपनी क्यादत तक पहुंचाऊंगा। और उनको हमने ये भी बोला था कि अदरवाइज आप पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको वो हम वोट भी नहीं देंगे अगर अपने ज्यादती बंद नहीं की सिंध के लोगों के साथ। तो जी, तो जी वो सर, मेरा वो वीडियो आईनी और काफी। कानूनी हक भी है कि मैं एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता हूँ, इखलाक के दायरे में रह के। और मुहज़्ज़ब तरीके से मैंने एक उनसे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया था, मैंने कोई उनके साथ ऐसी गलत बात नहीं की थी। जी सर बिल्कुल, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, हजारों लाखों सैकड़ों जो लोगों कि ने जो देखी कि वो वीडियो। जो कि जो कि जो कि मैं शफीक साहब, मैं समझता हूँ कि सिंध के जितने भी सिंध के 7 करोड़ अवाम है, सबको अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए, अपने एमपीएस के सामने, अपने एमएनएस के सामने, मिनिस्टर जो बने हैं उनके सामने, चीफ मिनिस्टर के सामने, सबके सामने पुरअमन एहतजाज। जिन लोगों को जहां पे भी हत्थे चढ़े, मेरी ये गुजारिश, एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो है के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, जिनको जहां पे भी हत्थे चढ़े एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। कि सिर्फ ये जमीन नहीं है, ये एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक वजूद की जंग है, बका की जंग है हमारी। ये हमारे जो है डेमोग्राफी चेंज करने जा रहे हैं, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस अभी इनको नजर नहीं आ रहे हैं, नताज अभी नजर नहीं आ रहे हैं। हर चीज के नताज होते हैं। अगर हमारी आबादी यहाँ पे हम मिनॉरिटी में चले गए, तो कराची शहर तो हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो हम उस वजूद की जंग लड़ रहे हैं, बका की जंग, अपने आने वाले नस्लों की, अपनी तारीख की जंग लड़ रहे हैं। तो वो सबको लड़नी चाहिए, जो जितना लड़ सकता है उतनी लड़े, अपना हिस्सा, जिसको जहाँ पे भी जितना भी काम कर सकता है, सोशल मीडिया पे, लीगली, पॉलिटिकली, हर 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 मकतब फिक्र के लोगों को लड़ना चाहिए ये जंग। क्योंकि अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी इनको तरक्की नजर आ रही है बैरिया टाउन के नाम पे, ये तरक्की नहीं है, ये बेसिकली तबाही है। वहाँ पे इकोसिस्टम, आप अगर देखा होगा आपने गडाफ, तो वहाँ पे इकोसिस्टम पूरा तबाह हो गया है। वो वहाँ पे खीरसर नेशनल पार्क थी, उसको खत्म कर दिया है। वहां पे लंगेजी रिवर थी, जिसके ऊपर लोगों का गुजर सफर, पानी आता था बारिशों का, तो लोगों के वहां पे कुएं बने हुए हैं, जिसपे सब्जियां उगाते थे, उनका मवेशी वगैरह का गुजर सफर उसी पे होता था। तो एक इसके लिए हम सबको मिलकर जदोजहद करनी चाहिए, अगर अपनी जमीन बचानी है, धरती बचानी है, अपना वजूद बचाना है, तो बिल्कुल सबको मेहनत जो है अपने हिस्से का काम करना चाहिए। जबरदस्त सर, बिल्कुल सर, सभी लोग जब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तभी आप हकूक लेने में कामयाब होंगे। कुछ लोग कभी भी हकूक नहीं ले सकते, पूरी कौम निकलती है तभी हकूक मिलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कोई भी हकूक, कोई भी इंसान, बिल्कुल कोई भी इदारा, कोई भी तभी मिलते हैं, मुल्क बिल्कुल। आपको प्लेट में रख कर हकूक नहीं देता, हकूक के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ सर आपकी। नहीं नहीं, और सर एक, इसके लिए भी ना डरें कि इसमें तकलीफ नहीं आएगी, डेफिनेटली इसमें तकलीफ आएगी। जब आप अपने हक की बात करेंगे, उसमें आपको तकलीफ आएगी। ये ना डरें कि आप आराम से घर में बैठे रहें, सोए रहें, और आप सोशल मीडिया पे सिर्फ एक्टिव रहें तो आपको हकूक मिलेंगे, ये बिल्कुल कतई नामुनासिब है।
आप ग्राउंड पे आएंगे, फील्ड में आएंगे, उसमें आपको तकलीफ भी आएगी। जैसे अभी बेचारे लोग अंदर हैं, तो उन्होंने कोई लूट मार थोड़ी की है। हम तो वही कह रहे हैं कि जिसने लूट मार की है, जिसने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नारे लगाए, उनको आप गिरफ्तार करें। जो बेगुनाह लोग हैं उनको क्यों रखा हुआ है? हम उनकी जंग लड़ सही। रहे हैं, जो बेगुनाह लोग, जो जिनका हक था, आईनी कानूनी हक था पुरअमन प्रोटेस्ट करना। तो इसके लिए तकलीफ सबको तैयार होना चाहिए कि तकलीफ आएगी। अगर हुकूक की बात करेंगे तो तकलीफ आएगी, और वो सबको सहनी पड़ेगी, तभी हक मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर आप, बिल्कुल। सर चलते हैं सवाल की तरफ, लोग भी सवाल कर रहे हैं, मेरे सवाल तो बस लगता है आज रह ही जाएंगे। चलें, जो दोस्तों ने सवाल किए वो आपके सामने रखता हूँ सर। एहसान बारी चन्ना साहब कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने सिंध गवर्नमेंट को हिदायत की थी 6 जून के प्रोटेस्ट करने के हवाले से जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं उन्हें छोड़ा जाए, उन खिलाफ केसेस खत्म किए जाएं। सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। छोड़ा जाए का क्या मतलब है? कि इनके हाथ में नहीं, चीफ मिनिस्टर इनका है, पुलिस इनके अंडर में है, तो ये नोटिस क्यों ले रहे हैं, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं उसके ऊपर? कि भाई पुलिस को बोले, जिस जो आपने बेगुनाह लोग जो है, 60 लोग तो बेचारे बस पकड़ के लाए थे, लाड़काने के लोग हैं, 60 लोग तो एक बस में थे, तो उनको आपने क्यों पकड़ा था? कोई सबूत है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2021 में, रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टेड होती है, अप्रूवल के लिए गई हुई है। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, सारे जो पाकिस्तान में पुलिस है उसको इंटीमेट किया गया है कि आप किसी को भी जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक किसी के खास कोई ठोस शवाहद मौजूद ना हो। तो इनको कैसे पता चला कि ये लोग जो है तकरीबकारी करके गए हैं, पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ बोल के गए हैं? तो ये सारा इनका, इनकी बदनीयती पे मबनी है, जो लोगों को रखा हुआ है। जो असल लोग हैं उनको गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे हैं, वो असल लोगों का इनको भी पता है। तो ये अभी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आप भाई नोटिस क्यों ले रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब नोटिस क्यों ले रहे हैं? उनका तो चीफ मिनिस्टर बैठा है, उनकी रूलिंग पार्टी है, तो आप एक्शन लेना। नोटिस तो वो लेते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता। आपका तो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और सारा वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो आप एक्शन लें, नोटिस क्यों ले रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया सर आपने। सर एक और सवाल है आपके दोस्त इमरान बलूच साहब का। आप वकील, कानून से वाकिफ लोग आवाम में शऊर उजागर करने के लिए कोई मोटिवेशन लेक्चर वगैरह क्यों नहीं कराते हकूक़ के हवाले से? देखें, वो कानून को जानना तो हर किसी के ऊपर लाजिम है, ये सिर्फ वकीलों पे नहीं है। वकीलों की तो उससे रोजी रोटी चलती है, लेकिन सबके ऊपर लाजिम है। और हमसे जितना हो सकता है, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि वकील इतने बिजी होते हैं कि घर के लिए भी टाइम मुश्किल से आता है। सुबह हम 7 बजे निकलते हैं, फिर रात को 8-9 बजे, 10 बजे तक घर पहुंचते हैं। तो शेड्यूल इतना बिजी होता है, तो उसके बावजूद भी जितना हो सकता है अवेयरनेस, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें। लेकिन फुल टाइम, ये बात सही है बलोच साहब की, नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास खुद टाइम नहीं होता। हमारे सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो उसमें फुल टाइम देना पड़ता है। चलिए सर, अब मेरे सवालों की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम का टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। सर सुनने में आता है विकलांग बिरादरी सख्त मिजाज रखती है, आप क्या कहेंगे? दूसरे शोबाजात की तरह वकला बिरादरी भी नरम मिजाज, धीमे, अपने काम में मसरूफ लगन रहने वाली है, या लगती है सिर्फ देखने में ऐसा लगता है कि सख्त मिजाज है? शफीक साहब, शफीक साहब, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। वकील तो हंसमुख ही होते हैं, वकील वही अच्छे होते हैं जो हंसमुख होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कानून नहीं जानते। वकील अच्छा वकील तब बनता है वो कानून जो जानता है सिर्फ, वो अच्छा वकील नहीं होता, ना ही बन सकता है। तो अच्छा वकील तब बनता है जब उसको फिलोसॉफी भी आती हो, तारीख भी आती हो, अदब भी आता हो, उनको जो है शेर व शायरी भी आती हो। तो अच्छे वकील तभी बनते हैं। तो जब सारी चीजों का मिक्सअप बनता है, तो वो आदमी जो है क्रीम ऑफ सोसाइटी इसलिए कहलाते हैं कि वकील ऑलराउंडर होते हैं। उनको साइंस का भी पता होता है, लॉ का भी पता होता है, फिलोसॉफी का भी पता होता है, उनको शायरी का भी पता होता है। तो इसलिए होता है, मैं समझता हूँ कि वकील जो है खुश मिजाज होते हैं। जो प्रोफेशनल वकील आपको मिलेगा वो खुश मिजाज ही बनेगा। बाकी जो टेक वाला होगा कि मतलब सिर्फ वकील का नाम इस्तेमाल करना है, हो सकता है वो आपको ऐसे मिजाज का मिला हो, अकड़ू अकड़ू टाइप का मिला हो। अदरवाइज वकील जो प्रोफेशनल होते हैं वो खुश मिजाज ही होते हैं।
चले सर, हम वो अपना सवाल ये ना वापस ले कि लें। जो नहीं नहीं, चलिए सवाल सर। करना आपका हक है और जवाब देना मेरा हक है। मैंने जवाब दे दिया, सवाल आपने किया। चलिए सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। आपका बचपन किस तरह गुजरा? आप शरारती थे या सोबर पर्सनालिटी थे जैसे अब हैं आप? बचपन से ही आप सोबर थे? सर, लगता है दोबारा आपकी नेट अटक गई है। जी हेलो। सर, सर सर। जी जी सर, जी सर। शफीक साहब, सर लगता मैं है जिस इंटरनेट की भी मोहब्बत हो गई है, बार बार कट रही है। जी सर। सर, मेरी गुजारिश ये थी कि सर आपका बचपन कैसा गुजरा? बचपन में आप शरारती थे या बचपन से आप सोबर थे जिससे आज हैं? नहीं नहीं शफीक साहब, मैं आम सा इंसान हूँ और सोबर ओबर नहीं हूँ। आम जिंदगी गुजारता हूँ। और ये आप कह सकते हैं श- जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर तो, अपनी बात को। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं आम सा इंसान हूँ, सुपर ओवर मुझे बनना भी नहीं आता, और ये आर्टिफिशियल मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं बचपन से जैसा हूँ, मेरा मिजाज वैसा ही है। आम सी जिंदगी गुजारता हूँ। और शरारत का आंसर है, मैं शरारत करता रहता हूँ दोस्तों के साथ। कभी कभी क्लाइंट्स, जो अच्छे क्लाइंट का इंटरेक्शन ज्यादा होता है, उनके साथ भी कर लेते। सर, आपकी इंटरनेट फिर अटक गई है। दोस्तों, वाकई आज इंटरनेट बहुत मसला कर रही है। हो सकता हो सकता है इंटरनेट। सर, आपका हंसता हुआ चेहरा माशाल्लाह रुक गया है। अब दोबारा अगर आप इस हंसते हुए चेहरे को दोबारा बहाल करें और हंसे मुस्कुराएं। अ, शफीक साहब। सर, आपकी तस्वीर अटक गई है, आवाज भी कट रही है। हेलो। जी सर, जी सर, जी सर, आप बिल्कुल अब आवाज आ रही है, तस्वीर भी। लेकिन लगता है दोबारा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जी सर। इंटरनेट को हमारी बात पसंद नहीं आ रही शायद। जी। जी सर, ऐसा ही लग रहा है। सर, आपने कहा था एक अच्छा वकील फिलोसोफर भी होता है। चलिए सर, अब इससे जुड़ा हुआ मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ फिलोसोफर। मैंने आपको बता, जो अच्छा वकील होता, मैं अभी अच्छा वकील भी नहीं बना हूं। मैं तो लॉ का जो है तालिबे इल्म हूँ, अभी छोटा सा, कानून का। मुझे लगता है सर आप अच्छे वकील बन चुके हैं और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपने नहीं, इज्जत मर्तबा अच्छे कमा वकील, लिया है। अच्छे, वो आप लोगों की मोहब्बत है, मेहरबानी है। अदरवाइज अच्छे वकील बनने के लिए अभी टाइम लगेगा शफीक साहब। सर, बस जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं, कुछ ऐसे पल आते हैं कि बंदा उड़ जाता है, और आप उड़ चुके हैं बिल्कुल। आप आसमान की बुलंदियों पे परवाज कर रहे हैं। पूरी सिंध आपको दाद दे रही है, आपका इज्जत मान मर्तबा कर रही है। ये वाकई कोई बात है सर आप पे। आप लोगों की मोहब्बत है। सर, चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सर, शहर और गांव की लाइफ को आप किस तरह देखते हैं? आपने भी गांव में वक्त गुजारा है, अब आप शहर में हैं। हाँ बिल्कुल इन दो अलग बिल्कुल। अलग लाइफ को आप किस तरह देखते हैं? हाँ शफीक साहब, गाँव की लाइफ जो है बड़ी कंफर्टेबल है, आरामदाह है, मजा आता है। लेकिन वहाँ पे इशू क्या है कि वहाँ पे बेसिक नीड्स नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, सेहत की सहूलत नहीं है। अदरवाइज वहाँ पे खुले खुली हुई जगह है, वहाँ पे फ्रेश एयर है। चीजें चीजें जो है, सब्जी और चीजें जो है, आटा वाटा, चावल गंदम, सब कुछ फ्रेश मिलती है और सही क्वालिटी वाली मिलती है।
वो चीजें शहर में जो है लाइफ बड़ी बड़ी तेज चलती है और शेड्यूल के साथ। गांव में तो कोई शेड्यूल नहीं होता, तो शहर की लाइफ जो है थका देने वाली है, बिजी बहुत होती है। सुबह से आप काम पे निकल जाते हैं, फिर पता ही नहीं होता है कब वापस आना है कब नहीं आना है। तो शहर की लाइफ उस हिसाब से फैसिलिटीज तो हैं, तालीम भी है, सेहत भी है, और बिजली पानी गैस सब कुछ चीजें हैं शहर में। लेकिन शहर की लाइफ बिजी बहुत है, थका देती है बंदे को लगातार। बहुत अच्छा तो जवाब दिया जब भी सर आपने। मुझे 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 जब भी टाइम मिलता है मैं तो गांव भाग जाता। बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर सेनेट कौमी असेंबली में, हत्ता की सिंध असेंबली में लोग आवाम के मसाइल के हल के लिए बहुत सारे रोज नए कानून बनते हैं सर। इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता सर। मैंने देखा है रोज कानून बनते हैं, रोज नए शफीक नए साहब, कानून लाए जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि 280 से भी ज्यादा कानून बने हुए हैं, जिनका हम वकीलों को ही पता नहीं है कि कितने कानून बन चुके हैं। तो ज्यादातर को पता ही नहीं है कि कितने कानून कानून बन चुके हैं। उस पे इम्प्लीमेंटेशन कराना भी, जो अमल दरामद कराना भी हुकूमत का काम होता है, वो किसी आम लोगों का नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत इतने कानून कवानीन बनाती क्यों है, बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। हुकूमत को चाहिए, समाज जो है कानून बनाने से समाज बेहतर नहीं होते। समाज बनाने, बेहतर तालीम देने से, बेहतर लोगों की जो है परवरिश करने से, लोगों की बेसिक जरूरियातों को पूरा करेंगे। तो एक जिम्मेदार शहरी जब बनाएंगे तो कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखें, इसका ब्रिटिश का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अभी तक। वहां पे सिविलाइज लोग हैं, सुधरे हुए लोग हैं, तो वो समाज बनाते हैं, वो कानून नहीं बनाते। जितने भी आपको दुनिया में सुधरे हुए लोग मिलेंगे, सुलझल रेशनल लोग मिलेंगे, वहां पे कानून कम होते हैं, वो समाज पे ज्यादा जोर देते हैं कि बेहतर बनाएं। कानून फिर कम बनते हैं। यहाँ पे बेहतर समाज बनाने की कोई नहीं सोच रहा। कोई हमें तालीम की तरफ नहीं लेके जा रहा है, अच्छी तालीम नहीं दे रहा है, सेहत नहीं दे रहा है, हमें जो है पानी पीने का पानी नहीं दे रहा है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, हमें रोड नहीं दे रहे, रास्ते नहीं दे रहे। कानून पे कानून बनता जा रहा है, कानून पे कानून बनता जा रहा है। तो उस पे अमल दरामद इस वजह से नहीं होता, सिविक सेंस हमें है ही नहीं। और वो जिम्मेदारी, बेसिक तालीम और ये बेसिक चीजें हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की, आईनी जिम्मेदारी है। जब तक वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे सही तरीके से, तब तक कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। कानून पहले हमारा जब से बनता है उससे पहले ही उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, ये समाज में एक नेगेटिव पहलू है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं लोगों को, आप लोगों को बेहतरी की तरफ, वेलफेयर की तरफ ले जाएं। वो तब ले जाएंगे जब बेहतर समाज देंगे, तो कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी दुनिया के सुधरे हुए मुल्कों में देखेंगे, वहां पे कानून कम है, समाज बेहतर है, वो समाज पे ज्यादा जोर देते हैं बेहतर समाज बनाने का। तो जबरदस्त यहाँ पे सर। भी जब समाज बेहतरी की तरफ जाएगा तो कानून बनना रुक जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब सर। सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर इस शोबे में जहाँ पर आज हैं आप, इस शोबे में आने के बाद मसाइल का सामना हुआ कभी, या मसाइल चलते रहते हैं इस शोबे में? शफीक साहब, मसाइल तो जिंदगी में हर जगह हर शुबे में चलते रहते हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशन में इनिशियली मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। हमें दो किस्म की लेबर करनी पड़ती है, मेंटल लेबर भी करनी पड़ती है, फिजिकल लेबर भी। और 3-4 साल, कम से कम 5 साल तक तो हम सीखते हैं, एनरोलमेंट होने के बाद भी सीखने का एक चलता है। सीखना तो पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं, इतनी बड़ी फील्ड है कानून की। लेकिन इसमें मसले मसाइल हैं, कोई आपकी वेलफेयर गवर्नमेंट लेवल पे कोई वेलफेयर नहीं है। हम खुद ही अपनी वेलफेयर भी खुद करनी पड़ती है, तालीम भी बच्चों की खुद करनी पड़ती है, और भी जिंदगी की जितनी भी जरूरियात हैं वो खुद पूरी करनी पड़ती है। जैसे बाकी गवर्नमेंट के इदारों में तो लोग सर्विसेज में है, खैर हम गवर्नमेंट सर्विस में है नहीं। उसके बावजूद वेलफेयर स्टेट का जो है कॉन्सेप्ट है, सबकी वेलफेयर करना। तो हमारे लिए गवर्नमेंट में तो अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिसमें वकला के लिए कोई वेलफेयर का काम हो। तो मेहनत बहुत है यहाँ पे। मेहनत वो हर जगह, चाहे जिस भी आप जगह पे हैं वहाँ पे मेहनत करें वो आपको रिजल्ट तो उसके इंशाल्लाह मिलेंगे। तो यहाँ पे मेहनत बहुत है इनिशियल स्टेज पे। तो मतलब फील्ड ऐसी है कि आपको जैसे ही वकालत में आएंगी तो भागने की करेंगे आप।
कि इतना मुशक्कत है, इतनी मुशक्कत है, काम कैसे होगा। लेकिन पेशन होना चाहिए, जहाँ पे भी आप जाएं आप में जज्बा होना चाहिए कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। और शॉर्टकट जिंदगी में कहीं पे भी नहीं है। हर जगह मेहनत करेंगे, आपका नाम भी होगा, आपकी जो है जिंदगी की जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी, लेकिन मेहनत के साथ। तो मेहनत बहुत है, मुश्किलातें हर जगह पे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी फील्ड में इनिशियली मुश्किलातें बहुत बहुत हैं। जो सफर कर गया, वो बर्दाश्त कर गया, तो वो आगे सरवाइव कर जाएगा। जी सर, बिल्कुल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं आपकी फील्ड में। सर एक सवाल आया है एहसान बारी चन्ना साहब का। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की जो गैर कानूनी इमारत बनी हुई है उसे गिराने का आर्डर जारी किया है। तो वो कह रहे हैं कि बैरिया टाउन जो गैर कानूनी इमारत घर बनाया गया है, इतना कब्जा किया गया है, क्या इनके लिए सुप्रीम कोर्ट आर्डर जारी कर सकते हैं, कर सकता है? जी, देखें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एपेक्स कोर्ट है, उसने जैसे इसको लीगलाइज किया है वैसे वो उनको गिराने का गैर कानूनी, तो बैरिया टाउन हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2018 में मई में जजमेंट आई थी कि बैरिया टाउन इज ए वाइड एब इनिशो एंड वाइड प्रोजेक्ट। तो डे फर्स्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। तो बिल्कुल उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनी, अमल दरामदी बेंच बनी, उन्होंने इसको जो है लीगलाइज किया कि चले आप 460 अरब रुपए जमा कराएं तो हम आपकी 16,896 एकड़ लीगलाइज करते हैं, जो उन्होंने कर भी दी। तो हम अभी भी उसको जो है उसको भी आइन के कानून के खिलाफ समझते हैं। उससे भी वहाँ पे जो गोट वाले हैं वो एग्रीव्ड हैं, क्योंकि वो मेन पार्टी थी जिनकी जमीन थी, लोग वहां पे उनको ना सुना गया, ना उनको कोई समन हुई, ना पूछा गया। ये तो सिंध गवर्नमेंट ने बैरिया को अलॉट की, फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? बैरिया टाउन और जो है सिंध गवर्नमेंट, वो दोनों इस जमीन में इंटरेस्टेड पार्टी हैं। बाकी जिनकी जमीन थी उन लोगों से किसी ने पूछा ही नहीं, जिनके गोठ बने हुए थे उनसे किसी ने पूछा ही नहीं है कि भाई आप क्या चाहते हो। तो मैं इससे भी समझता हूँ कि पूरी सिंध की आवाम एग्रीड है, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसको जो है पहले फैसले की तरह इसको भी रिकॉल कर सकता है और गिरा सकता है। ज़बरदस्त सर। सर चलते हैं वापस अच्छे लम्हों की तरफ, गुजरे वक्त की तरफ। तालीम जी हासिल जी। करने के दौरान कोई अच्छा वक्त सर, कोई अच्छा लम्हा जिसे आप आज भी याद करते हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी शेयर करना चाहें। शफीक साहब, एक तो जो शाह लतीफ यूनिवर्सिटी में मैंने बीकॉम किया था, तो वो टेन्योर में 2 साल कभी भी नहीं भूल सकता जिंदगी के। वहां पे भी दोस्त भी अच्छे बने, वो अभी तक वही दोस्त है मेरे। बाकी भी है वो, लेकिन बॉन्ड जो है उनसे बहुत बेहतर है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद एसएम लॉ कॉलेज का ये 2 पीरियड में नहीं भूल सकता। बहुत ही खुश रहे और जिंदगी का बहुत अच्छा सफर रहा इन 2 इदारों में। असलम ढानी बलोच साहब, शुक्रिया आप जुड़े हैं सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हमें भी अच्छा लग रहा है। सर अगले सवाल की तरफ आते हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ और शोबे में जा सकते थे, कुछ और बन सकते थे सर, इस तरफ किस तरह आना हुआ सर? ये आपकी ज़ाती ख्वाहिश थी? शफीक शफीक साहब, ये मेरी जाती ख्वाहिश थी वकालत में आना, और इससे मेरा एक पैशन है वकालत, मेरा समझे एक इश्क है मेरा वकालत से। तो मैं इंटर के बाद ही सोचता था कि मैं वकील बनूंगा, लेकिन अभी दुआ करें कि अच्छा वकील बन जाओ। वकील तो बन गया हूँ। सर आप तो मुझे वकील भी डॉक्टर, बन गए हैं। देखे 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 डॉक्टर बन के मैं समझता था कि मैं इतनी खिदमत नहीं कर सकता था, और मैं वकील इसलिए बना कि सिर्फ अपना कमाने के लिए नहीं बना था। मैं ये सोचता था कि वकील बनूंगा तो बेहतर काम समाज के लिए भी कर सकूंगा, अपने लिए भी। जैसे आपने देखा, मैंने बैरिया टाउन के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी, उसमें मैंने स्टे ग्रांट कराया था। तो मैं समझता हूँ अगर मैं कोई किसी भी ब्यूरोक्रेसी में होता, 17 या 18 19 20 ग्रेड में भी होता, तो मैं बैरिया टाउन को नहीं रुकवा सकता था। पर मैं एक वकील था, इस वजह से मैंने बैरिया टाउन का जो इतना बड़ा जिन है उसको रोकने में कामयाब इसलिए जयमाला। हुआ कि हाँ, कि मैं वकील था। अगर मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में होता तो मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकता था।
तो मैं यही सोच के बना था कि मैं खुद का तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल बेहतर बनाऊंगा अभी, लेकिन समाज में भी अपना हिस्सा डालूंगा समाज की बेहतरी के लिए। ज़बरदस्त, बेहतरीन ख्यालात हैं सर आपके, बेहतरीन सोच। अल्लाह कायम दायम रखे आपको। सिंधी आमीन। सईम साहब खुश आमदीद। आप कुछ पूछना चाहें पूछिए। अगला सर से मेरा सवाल है, सर आज तक आपने कितने केस लड़े हैं? इतने कोई खास हजारों की तादाद में नहीं है, लेकिन 100 200 केसेस है मैंने अभी तक किए हैं शफीक साहब। ज़बरदस्त सर। सर ये सवाल जो खातून ने पूछा था, रज़िया शेख साहबा ने, उससे मिलता जुलता सवाल है, ये हमने भी लिखा था कि जी आपने कभी मुफ्त में बगैर फीस के कोई केस लड़ा है सर? शफीक साहब, बिल्कुल मैंने मुफ्त में बगैर फीस के भी केसेस लड़े हैं। और इतने नहीं कि 100 की तादाद में, 150 के 50 की तादाद, लेकिन लड़े हैं। जो डिजर्विंग होता है उसका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो किसी आप जैसे दोस्त ने फोन किया कि एक क्लाइंट आपके पास आ रही हैं, उनको चाहिए गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने कहा, मैं सोच के बैठा हुआ था कि ये क्लाइंट आएगी, खातून थी, तो मैं इनसे कम से कम जो है ना 1 लाख रुपया फीस लूंगा गार्जियनशिप के सर्टिफिकेट की। जब वो खातून आई तो उनके साथ 2 बच्चियां थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। 2 बच्चियां थी और उनकी वो नानी थी। तो उसने जब आके बताया कि इनके माँ बाप नहीं है, 2 बच्चियां छोटी थी बेचारी, तो मैंने उनको जितनी मतलब खिदमत हो सकी ऑफिस में मैंने उनकी की। और मैंने बोला कोई बात। उसने बोला मैं घरों में काम करती हूँ और फीस जितनी आप बोलेंगे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे करके। फिर मैंने कहा ये मैंने कहा आपका केस मैं करूंगा, पैसों की कोई बात नहीं है। आप पैसे में जितने खर्च आएंगे कोर्ट के, वो खर्चा भी मैं खुद करूंगा। तो ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं। जितने कर सकता हूँ वो करता हूँ। जो डिजर्विंग होते हैं, मुझे नजर आते हैं कि जी ये फीस नहीं दे सकता, तो मैं करता हूँ। तो ऐसे थोड़े बहुत मतलब जो होते हैं वो कर लेता हूँ। या कोई आता है कि मैं इतने नहीं दे सकता, इतने कम, तो प्रो बोनो काम भी करता हूँ। और बाकी हमारी तो रोजी रोटी यही है, वकालत है। तो अगर फुल टाइम प्रो बोनो करेंगे, फ्री में करेंगे, तो हमारे घर का पहिया बैठ जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो बिल्कुल करते हैं। सर आप दर्द दिल रखने वाले, इंसानियत पसंद इंसान हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ताला इसका अजर आपको अता फरमाएगा इंशाल्लाह। सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लेकिन एक सवाल पूछा गया है, उस सवाल पर आ जाते हैं। मौजूदा जी सूरत हाल से है। जी सर जी। सनान खान के केस के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ तक पहुंचा ये मामला, और क्या जी वो जमानत की क्या शुनीद है? हम सिंध लीगल एड कमेटी तो उनको भी असेस कर रही थी, लीगली सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना एक प्राइवेट वकील हायर किया है, सनान कुरैशी साहब ने। तो वो अभी जेल कस्टडी में है। अभी उनकी बेल वगैरह फाइल नहीं हुई है। उनके केस में अभी चालान वगैरह नहीं आए हैं। जैसे ही चालान आना शुरू हो जाएंगे तो उनकी बेल वेल फाइल करेंगे उनके वकील साहब। बाकी लोगों की हम करेंगे सिंध लीगल एड कमेटी की तरफ से। तो अभी फिलहाल फिलहाल वो जेल कस्टडी में ही है। चलिए सर अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सर आपको किस तरह लगता है जब लोग आपके पास आकर अपने मसाइल परेशानी बताते हैं, अपने दुखों तकलीफ मसाइल का हल सामान आपकी तरफ ढूंढने के लिए आते हैं? ऐसा होता है सर वकीलों के साथ? तो ये वही बात है शफीक साहब के, उनके दुख दर्द जो होते हैं वो हम अपने सर पे ले लेते हैं। और उनको उनके दुख दर्दों को अपना समझ के ही हम बिस्मिल्लाह करते हैं। जब उनका केसेस शुरू करते हैं तो उनको अपना ही समझ के, क्योंकि हम कोर्ट में जब प्रोसीड कर रहे होते हैं तो यही कर रहे थे कि मेरे साथ ये जुल्म है, मेरे साथ ये ज्यादती है। हम ये नहीं कहते कि शफीक साहब के साथ हुआ है, किसी और के साथ। तो प्रोफेशनल वकील भी वही होता है जो दूसरे दर्द को अपना दर्द समझ के काम करे, तो बेहतर तरीके से करता है। और मैंने देखा है कोर्टों में माशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ वकला बिरादरी की यही करते हैं। जबरदस्त सर। सर आप लोगों के दुखों का मदावा करते हैं, तो हम अब आपके दुखों की तरफ आते हैं। सर आपकी नज़र में, सर अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सर सर आपकी नज़र में वकला बिरादरी पूरे मुल्क में इस वक्त किन मसाइल का शिकार है? देखें, ला तादाद मसाइल हैं हमारे साथ, वकला बिरादरी के साथ ओवरऑल।
गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्टेट होती है, लेकिन हमारे लिए कोई वेलफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना हमारे बच्चों के लिए तालीम है, ना हमारे बच्चों के लिए मेडिकल की सहूलत। ओवरऑल सिंध का हाल यही है, वही हमारा हाल है कि ना हमें कोई, वकला के साथ तो इतनी ज्यादती है कि उनको किराए पे घर भी नहीं मिलते, वकला के साथ उनको रिश्ते नहीं मिलते उनको बैंक लोन नहीं देता। तो और क्या क्या मसले मसाइल बताओ लेकिन उसके बावजूद भी हम अच्छी जिंदगी करते हैं, क्योंकि यही जिंदगी है कि तकलीफों में भी खुश गुजारें। जबरदस्त सर। सिंधी सहीम साहब कह रहे हैं सर सिंध के इश्यू की पारत हो, आपसे आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस इश्यू की सिंधी पारत हो। सिंधी थीम साहब को बोलें कि वो भी अपने हिस्से का काम करें, हम भी इंशाल्लाह ताला अपने हिस्से का लीगल फाइट जो है हम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अपने हिस्से का काम जरूर करेंगे। हम कर भी रहे हैं, करेंगे भी आगे भी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल उन्हें जवाब मिल गया होगा सर। सर अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ शफीक साहब, अभी तक तो नहीं हूँ अच्छा, चलें सर इस सवाल को बस यही रहने देते हैं। अल्लाह करे आप जल्द शादीशुदा हो जाएं, बाल बच्चे हो जाएं आपके, आप भी जग जैसे हो जाएं। हम दुआ गो हैं आपके लिए। थैंक यू शफीक साहब। सर सिंधी थीम साहब, सर वो भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अच्छा रिप्लाई दिया आपने, बहुत शुक्रिया। सर अवाम को ये गिला रहता है हमारे अदालती सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता, अगर इंसाफ मिल भी जाए तो इतनी देर बाद मिलता है कि इंसान इंसाफ मांगने वाला थकता रह जाता है, थक जाता है, हार जाता है, यानी कि थक हार जाता है। मैंने आपको पहले भी यही अर्ज किया कि सिस्टम में जो अपने प्रोसीजर में उसको चेंज लानी है, वो पार्लियामेंट का काम है, ना वकील का काम है, ना जज का काम है। ये बिल्कुल लोगों की शिकायत जायज़ है कि प्रोसीजर लेंदी है, टाइम लगता है, इंसाफ मिलता है लेकिन टाइम लगता है। तो वो पार्लियामेंट का काम है। जब आप वोट देते हैं तो उन लोगों से पहले उनको बोलें कि आप जाएंगे तो हमारे बेहतरी के लिए काम करेंगे। नए नए कानून, जो पुराने कानून हैं उनको खत्म करके नए बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी आए उसके हिसाब से बनाएंगे कि हमें जल्दी से इंसाफ फराम हो। तो ये पार्लियामेंटेरियन का काम है, लेजिस्लेटर हैं, देते हैं अवाम जब वोट देती है तो उनसे पूछें कि आप इसमें चेंज क्यों नहीं लाते हैं। ये वकील का भी काम नहीं है, जज का भी नहीं, हम सिर्फ अपनी गुजारिशात भेज सकते हैं पार्लियामेंट को, जो हम कई दफा भेज चुके हैं और भेजते रहते हैं। हमारे बार एसोसिएशन, बार काउंसिल से, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, वो अपनी गुजारिशात भेजती रहती हैं। लेकिन पार्लियामेंटेरियन अपने सियासी मोटिव की वजह से कानून में चेंज लाते ही नहीं है। उनको चेंज करना चाहिए, कानून ही बदलने चाहिए पूरे के पूरे, सिर्फ अमेंडमेंट नहीं करने चाहिए, बदलने चाहिए। क्योंकि जब अंग्रेज था तब और जमाना था, अब जमाना चेंज हो गया, 77 साल गुजर गए। कानून बदलना चाहिए, तो पार्लियामेंट का काम है। बिल्कुल सर, ये दौर का तकाजा है। चलिए सर, 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं, तीसरे मिनट की तरफ बढ़ रहे हैं सर। टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन जल्दी जल्दी से आपसे 2-3 सवाल कर लेते हैं। सर आप किताबें पढ़ने में भी दिलचस्पी रखते हैं, कोई पसंद की किताब? बिल्कुल शफीक साहब, मैं आजकल तो टाइम नहीं मिलता, मैं हिस्ट्री हिस्ट्री मुझे पसंद है, हिस्ट्री, तारीख? तारीख मुझे पसंद, जी बिल्कुल। एक अच्छा सर अंग्रेजी को किताब है, मर्डर जी ऑफ सर। हिस्ट्री, आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सही सी तारीख वहां पे उसमें लिखी हुई है। जी सर, ज़रूर सर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर पढ़ने की। सर कोई पसंद की गज़ल, नज़म, बंद जो आप सुनते हो बार बार या आप सुनाना चाहें? शफीक साहब, मेरा आवाज इतना अच्छा है नहीं कि आप पर का प्रोग्राम सुनने वाले ही भाग जाएंगे नहीं सर, बाकी मैं आपकी आवाज़ मुझसे बेसिकली अच्छी है बेसिकली जो है सर। ना, नहीं, बेसिकली मैं सूफीज़्म का फॉलोअर भी हूँ, तो मुझे आरफाना कलाम बहुत पसंद है। हजरत सचल सरमस के शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, बाबा बुल्ले शाह, और बाबा फरीद और जो है भगत कबीर सिंह, सूफी मौसीकी मैं सुनता रहता हूँ बचपन से। ज़बरदस्त सर। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि लिखने वाला ये लिख रहा था कि मेरी जो वालदा हैं, सच हज़रत सच्चल सरमस्कर के कलाम
ننگڑا نمانی دا جب دوسرے دوڑے پر آتا ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہیں. آپ بالکل زبردست فرما رہے ہیں سر. عارفانہ کلام میں سننے کے بعد سکون طاری ہو جاتا ہے انسان پر. بالکل بالکل بالکل. وہ ایک اس کا بابا جو ہے بھگت کبیر سنگھ کا ایک جو ہے آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں، باقی سر میں مجھے آتا نہیں ہے گانا. جی سر. اس کا کبیر سنگھ کا ہے کہ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، برا جو دیکھن واہ میں چلا برا نہ ملیا کوئی، جو من کھوجا اپنا تو مجھ سے برا نہ کوئی. تو واہ. تو جو ہے انسان کو اپنے آپ میں بہتری لانی چاہیے، تو باقی سماج جو ہے باقی سماج خود بخود بہتر نظر آنے لگے گا، بہتر ہو جائے گا. ہم برائی دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اندر میں ہوتی ہے. بہت زبردست بات کہی سر آپ نے. سر بہت سارے سوال رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ آپ سے ٹائم لے سکیں، ایک اور پروگرام ہو سکے، کیونکہ 70% سوال ہمارے رہ چکے ہیں. آپ اپنے والدین کے لیے سر کچھ کہنا چاہیں گے؟ عبدالقدیر فہیم صاحب خوش آمدید. سر آپ اپنے والدین کے لیے اپنی فیملی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ شفیق صاحب، میرے دونوں والدین جو ہیں اللہ پاک کو پیارے ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے میں آپ سب لوگوں کو گزارش کروں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. اور اللہ باقی تعالیٰ. والدین تو سب کے میچلیس ہوتے ہیں، میرے بھی میچلیس اماں اور ابا ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے مغفرت کے لیے. ان کے احسانات جو ہیں میں کبھی زندگی میں مطلب کہ اگر تعریفیں بھی کروں تو بھی وہ پوری کر نہیں پاؤں گا، اتنے جتنے بھی ان کے احسانات ہیں میرے اوپر کیے ہیں. تو دنیا کے ہر والدین ماں باپ جو ہے میچ لیس ہوتے ہیں. لائک دیٹ my parents are also matchless, loving, caring. They were I can't explain further regarding my parents. زبردست سر. بالکل سر، والدین کی ایک لمحہ ایک گھڑی نہیں اتاری جا سکتی. آپ پوری زندگی لگا دیں، ایک لمحہ بھی ان کا اتار نہیں پائیں گے. یہ بات 100% سچ ہے سر. بالکل سر. نوجوان نسل کے لیے کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گے؟ سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم انسانیت کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ شفیق صاحب، سب دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پہ فوکس کریں، اپنی تعلیم پہ فوکس کریں. تعلیم ہی زندگی کے جینے کا ذریعہ ہے، اور انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں. اس میں کسی رنگ، نسل، ذات، مذہب کو چھوڑ کے انسانوں کو دیکھیں، انسانوں سے بہتر سلوک کریں. اپنے بچوں کو سب کو تعلیم کی طرف راغب کریں، تعلیم سکھائیں اور خود بھی سیکھیں، تو بہتر سماج بن جائے گا، جو آگے چل کے سماج میں صوبے کے لیے، ملک کے لیے کارآمد ثابت ہوگے، اس میں اپنے کام کا حصہ ڈالیں گے. بہت اچھا پیغام دیا سر آپ نے. بالکل اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا چاہیے. جو بچے اڑوس پڑوس میں نہیں پڑھ رہے ان کو بھی تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے، بالکل کوشش بالکل کرنی بالکل چاہیے. سماج کے مسائل تعلیم کے سوا حل نہیں ہو سکتے. بالکل باشعور نہیں ہو انسان سکتے. تعلیم سے ہوتا ہے. بالکل سر. سر آپ کا بہت شکریہ، تہ دل سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے وقت نکالا ہے. شفیق ہم نہیں انشاءاللہ شفیق سر صاحب، دوبارہ آپ کے ساتھ اگر ٹائم دیا آپ نے تو دوبارہ پروگرام کریں گے. نہیں انشاءاللہ بہت تعالی. مزہ آیا سر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اپنے پروگرام میں شامل کیا، بہت شکریہ. آئی ایم گریٹفل ٹو یو شفیق صاحب. میں بہت بہت شکریہ شکر سر. گزار ہوں آپ کا. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک عبدالقدیر فہیم صاحب بہت شکریہ. تمام دوست جو جڑے ہمارے ساتھ ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو پروگرام دیکھیں گے ان کا بھی بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں جڑتے رہیے. اگلے پروگرام میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.